आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बॉलीवुड की छायाओं में झाँकेंगे और 1993 यानी 1993 में आई फ़िल्म डर से जुड़े हुए कुछ दुर्लभ और अनजान तथ्यों का आपके समक्ष खुलासा करेंगे। यह वही फ़िल्म है दोस्तों, जिसने शाहरुख खान के करियर को एक नई दिशा दी और भारतीय सिनेमा को एक नए किस्म के एंटी हीरो से परिचित करवाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन चौंकाने वाले तथ्यों से जो इस आइकॉनिक फिल्म के निर्माण के पीछे छुपे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल कास्टिंग। शाहरुख खान, जिससे कि डर मानी जाती है, तो डर में शाहरुख खान को खलनायक के रोल में शुरू में नहीं लिया गया था। शाहरुख खान वॉज नॉट द चॉइस फॉर डर एज बीइंग द एंटेगोनिस्ट। इस ऑब्सेसिव प्रेमी राहुल का किरदार सबसे पहले आमिर खान को ऑफर किया गया था, लेकिन आमिर खान को निर्देशक यश चोपड़ा के साथ कुछ क्रिएटिव, कुछ उनके मतभेद थे। इस वजह से आमिर खान इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। खास तौर पर जो किरदार राहुल है, उसके व्यक्तित्व और उसकी जो तीव्रता है इस फिल्म में, जिस तरह का रोल वो करने वाले हैं, उसको लेकर के आमिर खान ने कुछ सजेशन यश चोपड़ा को दिए, लेकिन बात नहीं बनी और इसके बाद यह किरदार सुदेश बेरी के पास में भी गया। सुदेश बेरी को इस फिल्म का जो नाम था डर, उस पे जो स्पेलिंग थी DARR, वो ठीक नहीं लगी। इस कारण से उन्होंने उस रोल को कंसीडर नहीं किया। बहुत बाद में ये रोल कहीं जाकर के शाहरुख खान के पास गया और आप जानते हैं कि उसके बाद शाहरुख खान साहब का जो करियर है वो पूरी तरह से बदल गया। और यह फिल्म एक जोखिम थी, इतना ज़बरदस्त जोखिम थी कि अगर यह फिल्म नहीं चलती तो आप सोचिए कि शाहरुख खान साहब का क्या हाल हुआ होता। लेकिन सभी की ओपिनियन को दरकिनार करते हुए शाहरुख खान ने न सिर्फ उस फिल्म में सफलता के झंडे गाड़े, बल्कि आज भी शाहरुख खान का जो नाम है राहुल, वो उसी फिल्म से ही आया है। शाहरुख खान की छवि में ये फिल्म एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। हालांकि डर फिल्म से पहले उनकी फिल्में फ्लोर पर थी। दीवाना, चमत्कार, दिल आशना है, कई फिल्में फ्लोर पर थी। बाजीगर और बाजीगर के साथ डर, इन फिल्मों ने शाहरुख खान को एक अलग ही पहचान बॉलीवुड में दिलाई। और ये ठीक उसी तरह से हुआ जैसे फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था कि जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट कई सालों तक पड़ी रही और उस पर काम होता रहा। वो स्क्रिप्ट कभी सलीम जावेद के पास से धर्मेंद्र के पास जाती, कभी कहीं, लेकिन कोई भी अभिनेता उस पर काम करने को तैयार नहीं था। कई अभिनेताओं द्वारा रिजेक्ट करने के बाद में फाइनली वो स्क्रिप्ट जिस प्रकार अमिताभ बच्चन के पास पहुंची थी, जिसे जैसा मैंने कहा कि उस समय के स्थापित सभी कलाकारों, जिनमें देवानंद साहब और राजकुमार साहब प्रमुख थे, उनके द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद ही यह फिल्म अमिताभ बच्चन के झोले में आ गिरी। देवानंद साहब ने इस फिल्म में काम करने का इंटरेस्ट क्रिएट किया था, लेकिन क्यों मना किया? क्योंकि वो चाहते थे कि इस फिल्म में जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा रूखा है
ऐसा कोई हीरो हो नहीं सकता जो कि डांस ना करे, जो कि गाने ना गाए, जो कि उस समय का एक ट्रेंड हुआ करता था। सभी लोग इस बात की अपेक्षा करते थे कि जो हीरो है वो हीरोइन को अपनी बाहों में लेकर के अपने प्रेम का इजहार करे और पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटे, गाने गाए। लेकिन इस तरह का किरदार आपने देखा फिल्म जंजीर में, वो अमिताभ बच्चन का किरदार नहीं था, बल्कि इसके विपरीत अमिताभ के चेहरे पर एक गुस्सा और सिस्टम से वो कहीं एक नाराज व्यक्ति नजर आते हैं, और जो हीरो की अपीयरेंस में बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। सभी को इस बात का एक यकीन था कि ये फिल्म काम नहीं करेगी। राजकुमार साहब के पास भी जाया गया। राजकुमार साहब क्योंकि पहले से ही पुलिस महकमे से जुड़े हुए थे और वो वहाँ से रिज़ाइन करके फिल्म इंडस्ट्री में बतौर वो अभिनेता बने, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे। और बहुत बाद में जाकर के ये मजबूरी में अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में लिया गया। मेरे कहने का आशय यह है कि जब किसी फिल्म में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हीरो पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे शाहरुख खान पर एक्सपेरिमेंट किया डर को लेकर के, उसी तरह से अमिताभ बच्चन पर एक्सपेरिमेंट किया फिल्म जंजीर को लेके, तो उसके बाद इन लोगों का रहा बचा जो करियर है वो भी खत्म हो सकता था। लेकिन अगर किरदारों में जान है, अगर एक्टर में जान है, अगर एक्टर में कुछ दम है, उसमें कुछ मेटल है, तो वो इस तरह के रोल्स से ही साबित होता है। इस तरह के बहुत उदाहरण हैं हमारे इंडस्ट्री में, लेकिन अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एक अलग जगह बनाते हैं, जिन्होंने अनट्रेडिशनल चीज़ों के साथ वो नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपना एक रास्ता अलग बनाया, और उसी वजह से इन दोनों को फिल्म इंडस्ट्री में या वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सनी देओल के जो कैरेक्टर हैं इस फिल्म में, उसके बारे में। तो सनी देओल जिन्होंने इस फिल्म में हीरो की भूमिका निभाई थी और उनका नाम था सुनील, तो अपनी भूमिका को लेकर के वो कंफर्टेबल नहीं थे। उन्हें ये महसूस हो चुका था कि खलनायक के जो किरदार है उसमें शाहरुख खान को लिया गया है और खलनायक के किरदार पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा जो लाइमलाइट है वो इस कैरेक्टर को मिलेगी। जो गहराई और जिस तरह का फोकस, जिस तरह का अटेंशन इस फिल्म का जो एंटी हीरो है राहुल को लेकर के जो बातें हो रही थी, जिस लेवल से काम किया जा रहा था, सनी देओल को ये मालूम था कि मैं सिर्फ इस फिल्म का बोलने का हीरो हूँ, बाकी सारा क्रेडिट इसमें शाहरुख खान को मिलने वाला है। इस बात से वो इतने ज़्यादा असंतुष्ट थे कि उन्होंने बाद में कभी भी यश चोपड़ा के साथ काम किया ही नहीं। सनी देओल को इस बात का मान था, मतलब उनको मालूम था, इस बात को वो महसूस कर रहे थे कि उनकी हीरो की छवि शाहरुख खान के यादगार जो प्रदर्शन के आगे पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी, और हुआ भी यही। हालांकि इससे पहले सनी देओल बहुत सारी फिल्मों में आ चुके थे। दामिनी फिल्म जो थी वो इसके तुरंत पहले की फिल्म थी, और उससे पहले घायल जैसी फिल्मों से सनी देओल अपनी बाजियों पर बाजियां खेलते हुए एक अलग टाइप का स्कोर क्रिएट कर रहे थे। लेकिन फिल्म डर ने वास्तव में शाहरुख खान को मतलब ऊंचा रखा, और इस फिल्म से सनी देओल को बहुत भारी नुकसान हुआ। इसके बाद में सनी देओल कुछ समय तक नॉर्मल नहीं हो सके थे, और जिस तरह का व्यवहार फिल्म दामिनी में कैरेक्टर में ऋषि कपूर के साथ हुआ, ठीक उसी तरह का व्यवहार इस फिल्म यानी डर में सनी देओल के कैरेक्टर यानी सुनील के साथ भी वही व्यवहार हुआ। तो ये जो है, ये आपने देखा होगा कि फिल्म में जितना भी फोकस है, जितना भी अटेंशन है शाहरुख खान पर है, पूरी तरह से अच्छा सीन, अच्छे से अच्छा जो सीक्वेंस है वो शाहरुख खान के साथ है।
और मैंने तो ये देखा था कि जब शाहरुख खान लास्ट में मरता है, और ऐसे कैरेक्टर को मरना ही होता है, और जब जूही चावला सुनील को बोलती है कि मारो इसे, तो पूरा हॉल जूही चावला को गालियां देता है। और गालियां देने वालों में और अपशब्द कहने वालों में लड़कियां ज़्यादा थीं उस समय। तो शाहरुख खान जो हैं इस तरह के रोल्स को करते हुए ख़ास तौर पर लड़कियों के चहेते बन गए। पूरी सिंपैथी का जो क्लॉज था ना, वो शाहरुख खान की झोली में गया। जहाँ तक बात है शाहरुख खान का आइकॉनिक डायलॉग, तो वो जो डायलॉग था वो अनस्क्रिप्टेड था, वो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। आपने देखा होगा वो बोलते हैं आई लव यू किरण, तो वो जो किरण है ना, वो शाहरुख खान ने खुद ही इम्प्रोवाइज किया था। राहुल के नर्वस ऑब्सेशन को दिखाने के लिए उन्होंने ये स्टैमरिंग स्टाइल को अपनी तरफ से जोड़ा। और आप सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ होती है ये स्क्रिप्ट में नहीं होती है, ये सोचने वाली बात है। ये किसी का एक इम्प्रोवाइजेशन ही हो सकता है। और ये ख़ास बात है कि अच्छी बात रही है कि शाहरुख खान ने ही इसको खुद ने इम्प्रोवाइज्ड किया, खुद ही ने क्रिएट किया, खुद ही ने इसको इम्प्रोवाइज किया। तो ये स्टैमरिंग स्टाइल जो था ना, ये चल निकला और ये उनके कैरेक्टर का यादगार हिस्सा बन गया। और आज भी अगर हम शाहरुख खान के जो पुराने चाहने वाले लोग हैं, वो अगर किरण बोलते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि वो किसके लिए बात हो रही है। तो शाहरुख खान की ये क्रिएटिविटी जो थी, इसने राहुल को एक ऐसा मानसिक जो एक रूप दिया जिसे दर्शक आज भी नहीं भूल पाए हैं। एक तो वो नाम राहुल और दूसरा किरण। तो शाहरुख खान को एक स्टैमरिंग प्रॉब्लम जो है, जो अटकने की जो बीमारी है, वो शुरू से ही रही है। और वो इस चीज़ को करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल इस वजह से भी थे क्योंकि उन्हें ये स्टैमरिंग प्रॉब्लम शुरू से ही रही है। तो ऐसे ही कुछ इनपुट्स होते हैं जो कि किसी कैरेक्टर को वास्तव में यादगार बना देते हैं। इस फिल्म को आज 31 साल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आई लव यू किरण कहने वाले लोगों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका जिनके साथ में अफेयर होता है, वो किरण का नाम बदल करके अपनी प्रेयसी का नाम लगा देते हैं। वो आई लव यू के बाद में कोई और नाम बोलते हैं, लेकिन बोलते अटक करके ही हैं, जितने भी शाहरुख खान के चाहने वाले हैं। और अब क्या कहें, उस साल एक ख़ास बात और हुई थी कि फिल्म इंडस्ट्री में जो ये फ़ोन का चलन उस समय बहुत ज़्यादा था। इस फिल्म में तो इतने सारे फ़ोन किए गए थे और मोबाइल लाइमलाइट में था ही नहीं, क्योंकि ये फिल्म 1993 में आई थी और मोबाइल का जो चलन था वो 1997 के लगभग शुरू हुआ, 96-97 से, 96-97 से। तो इस साल BSNL को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ या MTNL को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। भारतीय संचार निगम लिमिटेड जो था ना, उसका रिकॉर्ड है कि उस साल सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड किए गए थे और ट्रेस भी किए गए थे। और वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के फ़ोन कॉल्स थे जो कि आशिक मिजाज हुआ करते थे। और इस फिल्म की एक कहानी थी जिसमें जो राहुल जो कैरेक्टर है, वो जूही चावला को फ़ोन पर धमकियाँ देता था या फ़ोन पर सारी बातें करता था। वो जो भी हूल देना का काम होता था या जो डराने का काम होता था, वो ज़्यादातर फ़ोन पर होता था। और आपको मालूम है कि इस तरह के कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी में बहुत सारे होते हैं, सबकी कहानियाँ होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का कैरेक्टर भी होता है। तो जितने भी फ़ोन कॉल्स होते थे ज़्यादातर उस समय, तो तादादों में इस तरह की कंप्लेंट्स और इस तरह की खबरें रोज़ अखबार में आती थी कि लड़के जो थे वो लड़कियों को फ़ोन पर धमकियाँ दे रहे हैं, इस तरह से जैसे कि कैरेक्टर राहुल ने किरण को धमकियाँ दी थी। इस फिल्म को बनाने पर या इस फिल्म को बनाने के बाद यश चोपड़ा के करियर में क्या इजाफा हुआ, क्या फ़र्क क्या पड़ा? तो यश चोपड़ा साहब अपने रोमांटिक ड्रामा के लिए मशहूर थे। हमने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिनमें रोमांटिक ड्रामा है। शुरुआत से ही आप देखिए, अगर फिल्म दीवार का भी अगर मैं जिक्र करता हूँ,
वो हालांकि रोमांटिक ड्रामा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं अमिताभ बच्चन परवीन बाबी के साथ खड़े रहते हैं, तो पीछे कहीं एक जगह पर वो एक गुलाब का फूल किसी एक वेस में पड़ा हुआ है। तो उस तरह की जो चीज़ें होती थी ना, वो सिर्फ यश चोपड़ा की फिल्मों में आप देख सकते हैं। फूल पत्तियों से उनका जो लगाव रहा है, जैसे सिलसिला फिल्म थी, आपके बहुत सारी फिल्में थी, नाखुदा और चांदनी, जितनी भी फिल्में थी यश चोपड़ा की, मशाल, उन सभी में एक रोमांटिक एंगल था। विजय एक फिल्म थी, सभी में रोमांटिक ड्रामा, परंपरा, बहुत सारी फिल्म्स। और उसी तर्ज पर ये जो फिल्म थी ना, ये एक रोमांटिक ड्रामा तो नहीं थी, तो ये यश चोपड़ा के लिए अपने आप में बड़ा ही एक्सपेरिमेंट था कि वो कैसे रोमांटिक ड्रामा का जो स्पेशलिस्ट है वो इस तरह के साइकोलॉजिकल थ्रिलर को किस प्रकार से हैंडल करेगा। तो उनके करियर में इस फिल्म को लेकर के बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि ये उनकी भी करियर का एक स्टेपिंग स्टोन या टर्निंग पॉइंट होने वाली थी। तो डर की सफलता ने उनके जो जो डायरेक्टरशिप है, या जो है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टोरियल लेगेसी, को और भी ज़्यादा बड़ा बनाया। उनके भीतर जो एक ग्रे शेड किरदारों के प्रति जो उन्होंने, उनके मन में एक रुचि पैदा हुई, जो उनकी बाद की फिल्मों में भी हमें देखने को मिलती है। कई फिल्में उन्होंने बनाई जो बाद में इस तरह के कैरेक्टर्स को उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा हाइप दी। पहले इस तरह के कैरेक्टर्स को वो हाइप नहीं देते थे, और अगर इस तरह की हाइप उन्होंने अगर दी होती तो शायद सिलसिला में अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था वो ग्रे किया होता। लेकिन वो एक समय था 1980-81 से भी पहले की फिल्म थी, 1979 की। उस समय हम इन चीज़ों को दिखा नहीं सकते थे फिल्म्स में, लेकिन बीते वक्त के साथ में थोड़ा सा लोगों ने एडवांस्ड सोच की तरफ वो आगे बढ़े, और वहाँ पर ये चीज़ चल गई, और इसका अच्छा खासा फ़ायदा शाहरुख खान को भी और YRF को भी इसका फ़ायदा हुआ। इस फिल्म से तुरंत पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था परंपरा। वहाँ आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो भी कुछ कुछ इस टाइप से थोड़ा सा साइकोलॉजिकली थोड़ा सा विक्षिप्त हो जाता था कई बार। आपने उसको देखा कि जब उसकी भिड़ंत एक बार सैफ अली खान के साथ में एक सीन में होती है जहाँ वो तलवारबाजी करते हैं दोनों लोग, वहाँ ये होता है कि सैफ अली खान की जो तलवार होती है स्क्रिप्ट के अनुसार वो आमिर खान को लग जाती है, और आमिर खान के शर्ट फट जाती है और खून निकलने लगता है। उसके बाद में जो आमिर खान का साइकोलॉजिकली जो एक रूप बिगड़ता है इस फिल्म में, जो विक्षिप्तता उनके चेहरे पर, उनके भाव भंगिमा में आती है, और वो पूरी तरह से सैफ अली खान से भिड़ जाता है तलवारबाजी में। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फिल्म परंपरा की, जो कि इससे तुरंत पहले आई थी यशराज चोपड़ा की। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, कौन? आमिर खान। तो इस तरह के ऑब्सेशन को यश चोपड़ा अपनी अगली फिल्म यानी डर में पूरी तरह से दिखाना चाहते थे। तो वो धीरे धीरे वो अपने आप को इस गेटअप में लेकर के आना चाहते थे, और जैसा कि मैंने बताया कि इस फिल्म की जो पहली चॉइस थे वो आमिर खान ही थे। तो यश चोपड़ा को पूरा विश्वास था कि आमिर खान इस फिल्म को मना नहीं करेंगे, लेकिन आमिर खान चाहते थे कि इस फिल्म में जो राहुल का कैरेक्टर है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब क्रूर नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कुछ वजह दिखानी चाहिए, कुछ एक और अच्छी सी वजह दिखानी चाहिए, और क्रूर नहीं होना चाहिए कैरेक्टर। और लास्ट में वो कैरेक्टर मर जाता है, उसके हाथ में जो है वो हीरोइन नहीं आ पाती है। जूही चावला खुद कहती है, मारो सुनील, इस राहुल को मारो। तो आमिर खान नहीं चाहते थे कि इस तरह का कैरेक्टर उनको मिले जहां पर वो उस तरह से बदनाम हो। अब ये तो शाहरुख खान को भी नहीं पता था कि ये फिल्म किस तरह का कमाल करके आएगी। हो सकता है इस फिल्म में सिंपैथी नहीं मिलती, क्योंकि इसके बाद में एक फिल्म और आई थी, आपको ध्यान हो तो, फिल्म का नाम था दरार। उसमें भी जूही चावला थी और अरबाज खान साहब थे।
और अरबाज खान ने उस फिल्म में कहीं भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जिस तरह का कारनामा शाहरुख खान ने किया, उसी तरह का कारनामा अरबाज खान ने भी किया था जूही चावला के लिए। लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब आई, कब चली गई, कुछ पता नहीं चला उस फिल्म का। और उसका नाम भी मिलता था फिल्म से, डर और दरार, DARR और DARAR। तो हालांकि उसका गाना वाना बहुत अच्छा था, अरबाज खान की एक्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि एंटी हीरो की सारी फिल्में चलें। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अरबाज खान की जो रोल था उस फिल्म में, उसमें वैरायटी नहीं थी। जो मेहनत शाहरुख खान ने फिल्म डर में राहुल के कैरेक्टर पर की, वो मेहनत, उस टाइप की विविधता वाली मेहनत जो थी ना, वो अरबाज खान के जो कैरेक्टर था, जो उन्होंने दरार में जो अभिनीत किया, उसमें वो बात नहीं थी। अब शाहरुख खान के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ यही फिल्म मानी जाती है। तो डर में शाहरुख खान की एंट्री, हीरो की भूमिका, उनके करियर का एक निर्णायक क्षण थी। बाजीगर और डर के बाद उन्होंने अंजाम जैसी फिल्मों में, बाद में रोमांटिक हीरो की जो छवि अपनी गढ़ी, उसके बाद में उन्होंने खूब वाहवाही पाई। अगर डर नहीं होती तो शाहरुख खान अपने करियर की शुरुआत में इतना जोखिम नहीं उठा पाते, इतने ज़्यादा हाईली क्रिएटिव नहीं हो पाते। और सच माने तो आज वो रोमांस के किंग हैं, किंग ऑफ रोमांस। उनकी पहचान इस फिल्म से अलग टाइप की भी हो सकती थी, लेकिन इस फिल्म की बदौलत उनको रोमांस का एक खिताब मिला कि किंग ऑफ रोमांस, जो कि रोमांस के लिए कुछ भी कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान ने इस फिल्म को बनाने में, एक पात्र को अभिनीत करने में, राहुल का पात्र गढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत की। और साथ ही साथ वो बहुत बड़ा एक रिस्क था कि अगर ये फिल्म नहीं चलती तो शाहरुख खान कब आते और कब चले जाते किसी को पता भी नहीं चलता। क्योंकि ऐसा जो किरदार था एंटी हीरो, वो एक लक फैक्टर होता है कि वो चले चले ना चले। और आपने देखा होगा कि इससे तुरंत पहले एक फिल्म आई थी संजय दत्त की 1992 में। अब वो फिल्म थी खलनायक, और खलनायक में एक फिल्म और आई थी जिसका नाम था खलनायिका, उसी के समतुल्य। खलनायक तो सुभाष घई की फिल्म थी और खलनायिका थी सावंत कुमार टॉक की फिल्म। तो ऐसा नहीं था कि जो खलनायक वाला कंसेप्ट था वो शाहरुख खान उस समय कोई नई चीज को उभारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काबिले तारीफ ये बात है कि खलनायक का जो किरदार है बल्लू बलराम, और जो इस फिल्म का किरदार है डर का जो राहुल है, उसमें आपस में कहीं कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। कहीं वो कैरेक्टर जरा सा भी मैच नहीं होता। चलिए, संजय दत्त ने तो अपना कैरेक्टर कर लिया था और वो फिल्म रिलीज हो गई थी, लेकिन शाहरुख खान ने जो अपना कैरेक्टर बनाया, जो रचा राहुल नाम से, उस कैरेक्टर पर उन्होंने कितनी मेहनत की कि वो कैरेक्टर उनका किसी भी एंटी हीरो से नहीं मिला। फिल्म परवाना, जो कि अमिताभ बच्चन सन 1972-73 में कर चुके थे, उस कैरेक्टर से भी शाहरुख खान बिल्कुल मैच नहीं करते। राज बब्बर ने बहुत सारी फिल्मों में एंटी हीरो का काम किया। इंसाफ का तराजू में उन्होंने एंटी हीरो का काम किया। एक फिल्म थी अगर तुम ना होते, उसमें भी एंटी हीरो वाला कट था। और बहुत सारी फिल्म थी जिसमें अंधा युद्ध, एंटी हीरो का टाइप का काम किया उसने, राज बब्बर ने। बहुत सारी फिल्म थी। एक फिल्म थी, गाना था जिसका, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है, एतबार। एतबार फिल्म में भी राज बब्बर ने जो एंटी हीरो का काम किया। तो आप लेकिन अगर शाहरुख खान को देखेंगे तो उसकी एक्टिंग में कहीं भी इन एक्टर्स से कहीं भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ना तो वो ज़रा सा भी अमिताभ बच्चन को कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना वो राज बब्बर को कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना वो संजय दत्त को कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुद को ही कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एंटी हीरो का उनको एक कंसेप्ट मिला, लेकिन वो कैरेक्टर किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से बोलेगा, किस प्रकार से हंसेगा, वो सारी चीज़ें एक अभिनेता होता है, उसको ही उस कैरेक्टर को पालना पोसना होता है। तो ये पालन पोषण का जो काम था कि उस चाइल्ड को बर्थ किया उसने, और अपब्रिंगिंग तक कैसे लेके गया, और उसको कैसे उसको एस्टेब्लिश किया उस कैरेक्टर को, ये बात काबिले तारीफ है शाहरुख खान साहब की। अब अगर हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की,
तो फ़िल्म के कुछ यादगार दृश्य, जैसा कि हमेशा होता है कि यशराज चोपड़ा की जो फ़िल्में होती हैं वो ज़्यादातर अब्रॉड में शूट होता है, और स्विट्ज़रलैंड है वो उनकी पसंदीदा जगहों में से है। एम्स्टर्डम, स्विट्ज़रलैंड। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो कि अ, इस लोकेशन पर शूट हुए। ख़ास तौर पर जो गाने हैं आपने देखा होगा वो इस लोकेशन पर ही शूट हुए। उसके अलावा जो कॉटेज के जो सीन्स हैं वो भी स्विट्ज़रलैंड के हैं। और शूटिंग के दौरान मौसम जो था ना वो फ़ेवरेबल नहीं था। बहुत सारी दिक्कतें आईं और कठिनाइयों से भरा हुआ पूरा समय था। शेड्यूल भी बड़े टाइट होते थे। जाने का समय भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, आने-जाने का समय भी। उसके बावजूद भी फ़िल्म ने जो कमाल किया, दृश्य में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई हशलिंग-बशलिंग का कुछ हो रहा है। यश चोपड़ा ने स्विट्ज़रलैंड की सुंदरता में राहुल के जो ऑब्सेसिव दृश्यों को जिस प्रकार से शूट किया, जिस तरह से राहुल भागते हैं जंगलों के बीच से होता हुआ, और जो उनका कन्फ्रंटेशन होता है सनी देओल के साथ में, वो सारे जो सीन्स हैं वो इनफैक्ट ना सिर्फ गानों की बात कर रहा हूँ, वो सारे सीन स्विट्ज़रलैंड के हैं। तो उस ऑब्सेशन को, उस जो कशमकश या ऊहापोह को बहुत ज़्यादा गहराई इस वजह से भी मिली। उस समय स्विट्ज़रलैंड का जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ था, और कड़ी मशक्कत के बाद जैसे-तैसे करके वहाँ सीन्स को शूट किया गया था। इसी तरह की जो दिक्कतें थीं, वो फ़िल्म शोले में भी आई थी मौसम को लेकर के। जब आपको मालूम है कि वो फ़िल्म जहाँ पर शूट हुई बेंगलुरु के पास में, तो वहाँ का मौसम भी फ़ेवर नहीं करता था। तो यही जो दिक्कतें थीं, जो डर में थीं, वही शोले में थी। लेकिन यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो फ़िल्म शुरू में ज़्यादा दिक्कत झेलती है, एक्चुअली ज़्यादातर फिर हिट होना भी उन्हीं के नसीब में होना होता है। अब अगर हम बात करते हैं राहुल के किरदार में शाहरुख खान का जो है, कि उनमें क्या उन्होंने अलग किया और क्या इसके लिए उन्होंने कुछ स्टडी किया था या नहीं किया था। तो साहब, राहुल के किरदार को सटीक रूप में पेश करने के लिए शाहरुख खान ने मानसिक विकारों के बारे में अच्छी खासी पढ़ाई की थी। उससे पहले जो उनका एक होमवर्क हुआ करता था कि जो मेंटल, जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और जो दिक्कतें होती हैं, जो डिज़ीज़ होती हैं, उन पर शाहरुख खान ने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च की थी, और ऑब्सेशन के मामलों में कई केस स्टडी को अध्ययन किया था। हालाँकि उन्होंने इसे कभी भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया, नहीं स्वीकार किया, लेकिन उनकी जो ये गहरी परफ़ॉर्मेंस जो उन्होंने इस फ़िल्म में दी, उसने दर्शकों और आलोचकों को इस बात का पूरी तरह से एहसास दिलाया कि इस तरह का जो किरदार है, वो तब पनपता है जब वो पूरा रिसर्च में जाता है, तब जा कर के। और ये चीज़ आपने देखा होगा कि बॉलीवुड ने पहली बार इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य के विषय को छूने की कोशिश की है। अब ये स्क्रिप्ट में था, लेकिन ये पात्र किस तरह से हँसेगा, किस तरह से डील करेगा, चेहरा कैसा होगा, ये सब शाहरुख खान ने अपनी तरफ से किया। अपने पात्र को निभाने के लिए शाहरुख खान ने साइकोपैथिक थ्रिलर्स पढ़े और बहुत सारे साइको किलर्स की केस स्टडी भी की। अब अगर मैं बात करता हूँ संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की, तो राहुल के दृश्यों के लिए जितने भी राहुल के नाम का जो कैरेक्टर है उसके इर्द गिर्द जब कहानी घूमती है, तो उसके ऊपर जो म्यूज़िक था वो शिव हरी ने कंपोज किया था। म्यूज़िक डायरेक्टर शिव हरी, शिव प्रसाद, आपने देखा होगा शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया। शिव कुमार शर्मा ये वही हैं जो मशहूर संतूर वादक जिनका निधन हो गया। उन्होंने कई लोगों को असिस्ट किया अपनी लाइफ में। पंचम दा को इन्होंने असिस्ट किया था, संतूर वादक। और वहीं हरि प्रसाद चौरसिया ने असिस्ट किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी और पंचम दा को भी, और कई जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर्स को। तो ये शिव हरी की जो जोड़ी थी, इन्होंने बखूबी इतना अच्छा जो एक माहौल बांधा, उसका कोई जवाब नहीं है। और ऐसा नहीं था कि शिव हरी का ये पहली बार इनके साथ में, वाईआरएफ के साथ में कोई मिलाप था। एक्चुअल में ये बहुत पहले से इनके म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हुए हैं। फिल्म सिलसिला में भी शिव हरी का ही म्यूज़िक था। अब देखिए उसके बाद में
आप बहुत सारी फ़िल्में थी, शिव हरी का तो म्यूज़िक चला ही चला है, चाँदनी में शिव हरी का म्यूज़िक था। आप देखिए विजय फ़िल्म में शिव हरी का म्यूज़िक था, है ना? आप और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मशाल में शायद हृदयनाथ लेकिन मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हूँ, लेकिन ज़्यादातर फ़िल्मों में शिव हरी का ही म्यूज़िक था। परंपरा में शिव हरी का म्यूज़िक था। तो शिव हरी इनके साथ शुरुआत से ही थे। वो जो फ़िल्में जहाँ पर रोमांस और इस तरह की चीज़ों को तरजीह देने की शुरुआत हुई, वहाँ से शिव हरी का भी इंडिपेंडेंट जो म्यूज़िक गिविंग में अपना एक क्रेडिबिलिटी बढ़ी और वाईआरएफ ने पूरा इनका साथ दिया। वाईआरएफ मतलब यशराज चोपड़ा फ़िल्म्स ने। जो बैकग्राउंड स्कोर था वो इनकी फ़िल्मों का मुख्य तत्व बन गया था। और आपने देखा होगा कि अगर यशराज चोपड़ा की फ़िल्म से अगर गानों को निकाल दिया जाए, तो यशराज चोपड़ा की फ़िल्मों में बहुत एक अच्छा खासा फ़र्क पड़ सकता है। बाद में शिव हरी के बाद में इन्होंने ट्राई किया था जतिन ललित को, और जतिन ललित भी माने हुए म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और बहुत अच्छा प्रभाव बनाया इन लोगों ने। अब इसमें यशराज जो हैं ये अपनी फ़िल्म में कोई ना कोई हुड़दंग का कोई गाना ज़रूर रखते थे। कोई ना कोई हुड़दंग, या तो वो मस्ती मज़ाक है या वो किसी भी तरह से है। ज़्यादातर होली का जो गाना था, तो एक गाना होली का इसमें भी डाला था। और जो हमें चाहते ना चाहते हुए रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे जो सिलसिला फ़िल्म थी उसमें जो गाना था, उसी का ही हमें याद दिलाता है। और उसके बाद में मशाल फ़िल्म में जो गाना था किशोर दा की आवाज़ में, होली आई रे लड़की है या काली माई देखो होली आई रे, वो जो गाना था। और हुड़दंग वाले गाने बहुत सारे थे। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, वो गाना था श्रीदेवी का चांदनी फ़िल्म से। तो कुछ हुड़दंग वाले जो गाने होते हैं वो इनका तरीका है कि अपनी फ़िल्मों में रखते हैं। और सिलसिला के बाद और मशाल के बाद में ये बहुत समय के बाद में हुआ कि इन्होंने इस फ़िल्म में एक होली का गाना रखा, अंग से अंग मिला ले, है ना? और वो गाना गाया था सुदेश भोंसले साहब ने और अलका याग्निक ने। अपने इस अध्याय का समापन मैं यहीं करता हूँ, और इस वादे के साथ कि इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले अध्याय में एक बार फिर से प्रेषित करूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहें। थैंक यू।